Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of June 2022। तो 25 जून 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और जो लोग नए हैं, नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो जस्ट बने रहें। एंड आई एम श्योर जैसे ही एक बार आप अकस्टम्ड हो जाएंगे वीडियोस के, यू विल स्टार्ट लाइकिंग, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस इज द ओनली कंटेंट दैट यू नीड फॉर द करंट अफेयर्स। और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आप लाइक करना मत भूलें, है ना। 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट आज ही वैलिड है। प्लीज डू लाइक इट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी होगी इससे आपकी। तो पहला जो सवाल है वह है विद रेफरेंस टू ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी कि ONDC के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन एग्रीगेटर एप्लीकेशन एंड अ होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एग्जिस्टिंग डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशंस, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ONDC वॉज इंक्यूबेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एट द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो तो ये स्टेटमेंट जो है वो कीबुल लमजाओ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट कीबुल लमजाओ के रिगार्डिंग सही है। पहला कह रहा है इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड कह रहा है दिस इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्रो एंटलर्ड डियर, यानी कि संगाई यानी कि डांसिंग डियर जो मणिपुर का फेमस है, उसका ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन, ठीक है ना। फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सूर्य नूतन। आपको बताना है सूर्य नूतन न्यूज़ में था, तो ये क्या है। ऑप्शंस आर न्यू सोलार रिचार्जेबल स्मार्ट वॉच, सेकंड है न्यू टाइप ऑफ सोलार विंड्स आइडेंटिफाइड बाय इंडियन साइंटिस्ट, स्टेशनरी रिचार्जेबल इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, प्रोटोटाइप सोलर व्हीकल दैट कैन रन 200 किलोमीटर्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सूर्य नूतन को डिस्क्राइब करते हैं। एक एक करके मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, लेकिन जैसा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, है ना। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं ONDC के रिगार्डिंग। मैंने आपसे पूछा था कि क्या है ये। अब देखो पहला स्टेटमेंट लिखा है एग्रीगेटर एप्लीकेशन है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये एग्रीगेटर एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक तरीके से कहना चाहिए कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा। इट इज नाइदर एन एप्लीकेशन नॉर अ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। और सारे जितने भी डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं वो वॉलेंटरली चूज कर सकते हैं कि ONDC नेटवर्क में वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये नेटवर्क की तरह काम करेगा, सबको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, नाइदर इट्स अ एप्लीकेशन नॉर अ प्लेटफॉर्म। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का एक इंक्यूबेशन है। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने ही इसको इंक्यूबेट किया है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है, बी विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल मैंने आपसे कीबुल लमजाओ के रिगार्डिंग पूछा था। तो कीबुल लमजाओ के रिगार्डिंग जैसे पहला स्टेटमेंट है कि इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, तो बिल्कुल सही बात है। इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड ऑन द लोकटक लेक, याद रखिएगा लोकटक लेक है। और ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट है संगाई का, है ना। याद रखिएगा संगाई यानी कि डांसिंग डियर, इसका साइंटिफिक नेम है र्यूसर्वस LDLD, याद रखिएगा र्यूसर्वस LDLD। तो उसका लास्ट ये नेचुरल हैबिटेट भी है, ये भी आपको याद रखना है। एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीसरा सवाल मैंने आपसे सूर्य नूतन के रिगार्डिंग पूछा था। अब अगर आपको याद हो तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में मैंने आपको पढ़ाया था, 23 जून को इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सूर्य नूतन। तो ये इंडोर सोलार कुकिंग सिस्टम है, सी विल बी द आंसर फॉर दिस। अगर आप में से कोई इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ देखने में भी, एडिटोरियल्स में भी इंटरेस्टेड है, तो हम उनको भी डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे। आप ज़रूर उसके लिए उसको भी एक बार सर्च करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है ना। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस भी। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है हाईलाइट मनरेगा चैलेंजेस एंड वेज टू रेक्टिफाई देम। आपको बताना है कि मनरेगा जो स्कीम है उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन कि मनरेगा के क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से मनरेगा के चैलेंजेस को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना।
अब हम आते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। अब आज जो हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस करूंगा काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा एक एक न्यूज़। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन जो राइट्स हैं उनको ओवरटर्न कर दिया है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओवरटर्न्ड द एबॉर्शन राइट्स। अभी तक देखो क्या होता था, अभी तक ये जो राइट्स थे ऑब्वियसली, जैसे वहाँ पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं राइट्स वाले ग्रुप। तो पहले ये क्या था कि वुमेन के पास अधिकार था कि वो अपनी बॉडीली इंटीग्रिटी या बॉडी के ऊपर उनका अधिकार है कि वेन एवर दे वॉन्ट टू गेट दैट एबॉर्शन डन दे हैड द राइट टू डू दैट, ठीक है ना। 50 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था 1973 का, लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं, रो वर्सेस वेड का, ठीक है ना। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ROE लिख लीजिएगा, ROE रो वर्सेस वेड का एक जजमेंट था। और ये जो जजमेंट था इसमें उन्होंने बेसिकली वुमेन्स राइट टू एबॉर्शन के बारे में कहा था। 1973 का ये केस था, 1973 का। ये बैकग्राउंड ज़रूर याद रखना, 1973 का केस था, रो वर्सेस वेड का केस था, जिसमें वुमेन्स को एबॉर्शन राइट्स दिए गए थे, ठीक है ना। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड इन फेवर ऑफ अ स्ट्रिक्ट मिसिसिपी एबॉर्शन लॉ। अब एक इंपॉर्टेंट एबॉर्शन लॉ है जिसको बोलते हैं मिसिसिपी एबॉर्शन लॉ। तो मिसिसिपी एबॉर्शन लॉ जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग 15 हफ्ते, मैं बता रहा हूं आपको, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। क्या होता है, ये कई बार पूछ लगता है, मिसिसिपी एबॉर्शन लॉ जो है वो क्या बोलता है कि 15 वीक्स के बाद आपको एबॉर्शन करने की परमिशन नहीं है। मतलब जो एबॉर्शन के राइट्स हैं केवल 15 हफ्तों तक है। आफ्टर 15 वीक्स देयर आर नो एबॉर्शन राइट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द मिसिसिपी लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिसिसिपी लॉ के फेवर में जाते हुए जो जजमेंट पास किया है उसमें बोल दिया है कि ये जो पावर है एबॉर्शन की, जो भी रूल्स हैं वो अब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे, स्टेट्स बनाएंगे, मतलब कि स्टेट्स डिटरमाइन करेंगे राइट्स को। पहले क्या था, ये राइट्स कोर्ट के द्वारा गारंटीड थे, है ना, कुल मिलाकर के ये कोर्ट के द्वारा गारंटीड थे। अब ये कोर्ट के द्वारा गारंटीड ना होकर के कोर्ट ने ये पावर बॉल किसके खेमे में डाल दी है, बॉल स्टेट्स के खेमे में डाल दी। कहा है कि अब ये स्टेट्स डिटरमाइन करेंगे कि वहां पे कैसे राइट्स होने चाहिए। अब आप लोग को एक चीज बता दूं कि क्यों लोग परेशान हैं इस चीज से। देखो क्या होता है, ये जो कैथोलिक या जो भी इस तरीके से जो ज़्यादा रिलीजियस जो व्यू पॉइंट है वो एबॉर्शन के अगेंस्ट रहता है, एंटी एबॉर्शन रहता है। तो जहाँ पे भी चर्चेज या जहाँ पे भी रिलीजियस आउटफिट्स या ऑर्गेनाइजेशंस लीडर के रूप में रहेंगी या जहाँ पे भी उनका ज़्यादा दबदबा रहेगा, उन स्टेट्स में बहुत मुश्किल है कि एबॉर्शन राइट्स मिल पाए वुमेन को। तो ऐसे में फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में उनको फिर ऐसे स्टेट्स में जाना पड़ेगा जहां पर एबॉर्शन राइट्स थोड़ा लिबरल है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशानी एक तरीके से वुमेन को आने वाली है और वुमेन्स विल बी ट्रीटेड एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन इन अमेरिका नाउ। तो वुमेन को एक तरीके से सेकेंड क्लास सिटीजन के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। तो अब तो अमेरिका बिल्कुल ही ना बताए किसी कंट्री को कि राइट्स क्या होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। खुद उनके घर में इतना अंधेरा है और दूसरे घर में रोशनी जलाने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फालतू की ये सब इनकी बातें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, और ये सारा आपको इशू समझ में आ गया होगा। आपको मैंने रो वर्सेस वेड 1973 बताया, मिसिसिपी का लॉ बताया है, स्ट्रिक्ट है मिसिसिपी का लॉ, 15 हफ्तों की परमिशन देता है। अभी का जजमेंट मैंने आपको बताया कि ये इंडिविजुअल स्टेट्स के पास पावर है कि वो डिटरमाइन करेंगे कि कैसे राइट्स होंगे। और मैंने आपको लॉजिक बताया कि क्या जैसे जो कैथोलिक या जो रिलीजियस जहाँ पे ग्रुप्स होते हैं वो अबॉर्शन के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहते हैं, वो इसको सही नहीं मानते हैं, इसके अगेंस्ट वो रहते हैं। तो जिस भी स्टेट में रिलीजियस आउटफिट्स या कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा दबदबे में रहेंगी वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि राइट्स मिल पाए। और ऐसे में फिर वुमेन को क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जहाँ पे थोड़ा लिबरल लॉज हों और फिर उनके अकॉर्डिंग उनको एबॉर्शन लेना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ओवरऑल मैटर। पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है इन्वेजिव वीड 17 प्लांट्स स्टाइफलिंग काजीरंगा। अब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आप सबको पता है कि असम में लोकेटेड है। वहाँ पे वीड और कुछ ऐसे इन्वेजिव प्लांट्स हैं जिन कारण से पूरा जो वहाँ का माहौल है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है और बाकी जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन D3 रिच वीड एंड अ श्रब विद रूट्स दैट वाइल्ड बोर्स लव टू गॉर्ज on are among the 18 invasive plants stifling the काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। काजीरंगा नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व भी है। वहाँ पे एक तो विटामिन D3 रिच वीड है और कुछ प्लांट श्रब्स हैं, 18 ऐसे इन्वेजिव प्लांट्स हैं जो कि कुल मिलाकर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना।
दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। काजीरंगा आप लोग को पता है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस, इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरस। एंड काजीरंगा में दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता दूं आपको, इंक्रोचमेंट की समस्या है, पोचिंग की समस्या है, एनुअल फ्लड्स अभी अभी आप सबको पता होगा असम में बहुत ज़्यादा जो फ्लड है उसकी सिचुएशन बहुत वर्स है ना। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रयास करने चाहिए और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरनेशनली कोऑपरेशन करके आपको मदद करनी चाहिए स्टेट असम की। और असम जैसे स्टेट में मतलब बहुत नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और इस तरीके के इवेंट से अगर उसकी नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो तो दैट शुड नॉट बी द केस। और ना केवल नेचुरल ब्यूटी बल्कि वहाँ पे प्रॉपर्टी का भी और लोगों की जानों का भी बहुत नुकसान हुआ है। So I think that government should work hard, not just in on papers but in reality as well, है ना। तो ज़रूर ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा। वहाँ पे ये सारी चीज़ें, इंक्रोचमेंट, पोचिंग, एनुअल फ्लड्स, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब वहाँ पे एक और नया खतरा आपको बता रहा हूँ मैं, इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ का, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक वीड है और कुछ अलग अलग श्रब्स हैं, कुछ अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है, इट इज बिलीव टू हैव कम टू इंडिया एज कंटामिनेंट इन अ कंसाइनमेंट ऑफ वीट इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस इन 1950s। तो जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है वो इंडिया में यूएसए से 1950 में इंपोर्ट के दौरान आया था। वहीं लैंटेना कमारा जो है, इट वॉज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स एज ऑर्नामेंटल प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका 2 centuries ago, है ना। 200 साल पहले लैंटेना कमारा जो आया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा साउथ अमेरिका से लाया गया था एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी इन्वेजिव प्लांट इंट्रोड्यूस करने वाले भी ये फॉरेनर्स ही हैं, है ना। तो मतलब इनका वो है। अब जो जब काजीरंगा टाइगर रिजर्व ही आपको पता हो, तो वहाँ पे जो NTCA है, एंटी यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, उसने मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेजिव प्लांट्स का काम ले रखा है। उसने बाकी टाइगर रिजर्व्स में भी NTCA ही देखता है ना। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे प्लांट के जो स्पीशीज़ हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़, उनको आइडेंटिफाई करके थ्रेट एस्टिमेशन में आइडेंटिफाई किया गया हो, ठीक है ना। इसमें कुछ नाम है, जैसे बॉम्बैक सीबा है ना, एंड लार्जेस्ट्रोएमिया स्पेसियोसा है ना। इसको लोकली सेमूल या एजहार भी कहा जाता है। ये याद रखेगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे याद रखेगा बॉम्बैक सीबा और लार्जेस्ट्रोएमिया स्पेसियोसा। तो इनको लोकली क्या कहा जाता है, सेमूल और एजहार। तो सेमूल और एजहार अगर आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, ये लिख लो अपने नोट्स में कि आपसे यूपीएससी सेमूल और एजहार पूछ सकता है ना। तो ये कोई बहुत वो वाली बात नहीं है कि कुरिंजी पूछा था ना, कुरिंजी वाली, वो भी ऐसे ही न्यूज़ में आई थी, कुरिंजी वाली स्पीशीज़। तो इस तरीके से सेमूल और एजहार लिख लेना आपने उसमें। और इन्वेजिव प्लांट्स जो होते हैं, दे आर फास्ट क्लॉगिंग पाथ्स एंड ग्रासलैंड्स। तो जो ग्रासलैंड्स का रास्ता है उसको क्लॉग कर देते हैं, रोक देते हैं, और पूरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सनलाइट है, सब वही ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ उसका नाम भी लिया है, एक सकलेंट रूटलेट्स होते हैं, एक प्लांट है लिया मैक्रोफिला, याद रखिएगा, लिया मैक्रोफिला। इसको कुकुरा थेंजिया भी कहा जाता है, कुकुरा थेंजिया भी कहा जाता है। एंड इसमें वाइल्ड बोअर्स जो होते हैं वो उसको उनको बहुत पसंद रहता है, सकलेंट रूट्स रहती हैं इनकी, एंड इसको लिया मैक्रोफिला बोलते हैं, कुकुरा थेंजिया बोलते हैं। एंड इट इज़ फास्ट क्लॉगिंग एंड पेट्रोलिंग पाथ्स एंड द ग्रासलैंड। तो ये उस पूरे पाथ को रोक देता है और उसको करके रखता है। इसके अलावा एक और नाम जैसे लिखा है सेस्ट्रम डायूर्नम, याद रखिएगा, सेस्ट्रम डायूर्नम। इसको डे ब्लूमिंग जैस्मीन बोलते हैं, ऑफ वेस्ट ओरिजिन। सेस्ट्रम डायूर्नम, डे ब्लूमिंग जैस्मीन ऑफ द वेस्ट ओरिजिन। ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रेगेरियसली ग्रो करती है, ठीक है ना। एंड यही है बेसिकली सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सेस्ट्रम डायूर्नम याद रखिएगा। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ रहेगी, ये भी आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो ये सारे नाम मैंने आपको बताए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब अगली न्यूज़ आपको दिख रही होगी, परमेश्वरन अय्यर विल बी न्यू नीति आयोग सीईओ। तो परमेश्वरन अय्यर विल बी द न्यू नीति आयोग सीईओ। इनका नाम है वी परमेश्वरन अय्यर। और इनको रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट की, उसने क्लियर किया इनका नाम नीति आयोग के सीईओ के पद के रूप में। एंड इनका नाम क्या है, वी परमेश्वरन अय्यर, याद रखेगा, वी परमेश्वरन अय्यर। और अभी इसके पहले सीईओ कौन थे, तो अमिताभ कांत अभी तक के सीईओ थे। तो अमिताभ कांत के बाद अब वी परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो नए नीति आयोग के सीईओ बनेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है, आप याद रखेगा।
एनसीपीसीआर ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर चाइल्ड एक्टर्स। तो एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल जो आपका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने इशू किए हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट करने के लिए एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इशू किए हैं गाइडलाइंस को, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि इंडस्ट्री जो है इसको प्रोड्यूसर जो रहेंगे उनको ऑब्टेन करना पड़ेगा परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस उनको प्राइवेट ट्यूटर्स, चाइल्ड आर्टिस्ट जो रहेंगे जो स्कूल स्किप करेंगे उनके लिए प्राइवेट ट्यूटर्स की व्यवस्था भी करनी होगी। तो काफ़ी सारे नॉर्म्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं। पहली चीज़ तो डायरेक्टर्स को अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रोड्यूसर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, प्राइवेट ट्यूटर्स उनको अरेंज करके देना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल को स्किप कर रहे हैं। इसके अलावा उनको एक सेफ इन्वायरमेंट काम करने के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एनसीपीसीआर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड इट इज़ एन इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि बनाई गई थी एक एक्ट के थ्रू जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। 2005 का एक्ट है, ये 2005 का एक्ट है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। और कमीशन जो है ऑपरेशनल हुई थी 5 मार्च 2007 से, ठीक है। तो 5 मार्च 2007 से फिर ये एक्टिवली काम करना शुरू कर गई थी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एनसीपीसीआर ऑल्सो, ना समझ में आ गया होगा आपको। आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी इजीली। जम्मू कश्मीर टू होस्ट G20 मीटिंग नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे एक नया अनाउंसमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि इंडिया विल होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास रहेगी और इंडिया विल कन्वीन द फर्स्ट G20 लीडर्स समिट इन 2023, ठीक है। याद रखिएगा, इट विल कन्वीन द फर्स्ट G20 लीडर्स समिट इन 2023 और याद रखिएगा ये कहाँ पर होगा, ये जम्मू कश्मीर में होगा। G20 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है अगर आपको बता दूँ तो G20 कंट्रीज़ में आती हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, 2 से आ गई, बी से ब्राज़ील आ गई, सी से कनाडा चाइना आ गई, जी से फिर जर्मनी आ गई, एफ से फ्रांस आ गई, एफ पहले आता है तो एफ से फ्रांस, जी से जर्मनी, फिर आई से इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, फिर आई से फिर जे से जापान, फिर एम से मैक्सिको, फिर आर से रशिया, फिर एस से सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टी से फिर टर्की, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली देखिए, गडकरी अप्रूव्स ड्राफ्ट कार सेफ्टी स्कीम। तो अब ये याद रखिएगा कि कार्स जो है इंडिया में उनको अब स्टार रेटिंग्स मिला करेगी। इंडिया की जो कार्स हैं उनको अब स्टार रेटिंग्स दिया जाएगी और ये किस प्रोग्राम के अंदर दी जाएगी, ये भारत NCAP के अंतर्गत दी जाएगी। भारत NCAP क्या है, भारत NCAP आपका है बेसिकली नेशनल कार, ये नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम है। तो कार्स का एटम असेसमेंट होगा इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो कार असेसमेंट है ये और उनका बेसिकली परफॉर्मेंस देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि उनकी क्रैश रेटिंग कितनी, क्रैश टेस्ट किए जाएंगे, क्रैश टेस्ट के बेसिस में उनको स्टार रेटिंग दी जाएगी। याद रखिएगा, भारत NCAP आपको बोल दिया, अगर NCAP भारत NCAP, तो भारत NCAP कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग उससे, एयर कंजर्वेशन ऑफ एयर वाला, मतलब पोल्यूशन को कम करने वाला, है ना। तो पोल्यूशन को कम करने वाला NCAP नहीं है, ये भारत NCAP आपका कार का असेसमेंट है, कार असेसमेंट प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत कार्स का क्रैश टेस्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे उनको फिर स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इससे जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी कारें मिलेंगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की क्रैश रेजिस्टेंट कारें मिलेंगी और दूसरा जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय हो जाएंगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। RBI एक्सटेंड्स डेट फॉर कार्ड टोकनाइजेशन। तो RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन की डेट जो है, डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी है, ये 30 सितंबर तक कर दी है नाउ। अब देखो कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है। अभी क्या करते हो आप लोग, अभी आप जब कार्ड यूज़ करते हो तो आपके कार्ड का नंबर जाता है, आपका CVV जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में जाती हैं, ठीक है ना। कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर देता है आपकी जो एग्जिस्टिंग कार्ड डिटेल्स है
उनको एक यूनिक कोड से सब्सटीट्यूट कर देता है। उस यूनिक कोड को हम टोकन बोलते हैं। सपोज करिए आपके कार्ड का नंबर 11112222333444 है, तो आपका ये कार्ड डिटेल है ना। अब आपका सपोज करो 126 आपका वो है एक्सपायरी डेट, और CVV आपका 151 है, ठीक है ना। तो अब ये तीनों डिटेल्स वो ले लेंगे, है ना। अभी तक क्या होता था, ये पूरी डिटेल ट्रेवल करती थी। अब इसकी जगह एक नंबर जाएगा, सपोज करो 121 2121 2122, ऐसा करके एक टोकन नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसमें कोई डिटेल आपकी नहीं दिख रही है, लेकिन ये टोकन नंबर ही आगे जाएगा। कार्ड की डिटेल आपकी रहेगी, लेकिन वो इनक्रिप्टेड रहेगी इस टोकन नंबर के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसके बाद आपका एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन रहेगा, है ना। एंड एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के बाद फिर आपका ये कार्ड की जो है पेमेंट होगी, OTP FOTP जो भी आपका आता है। तो ये जो अल्गोरिथमिकली जनरेटेड जो टोकन रहेगा, ये आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा और कार्ड फ्रॉड से आपको बचाएगा, ठीक है ना। तो कई बार हम ऐसे कई वेबसाइट्स में कार्ड ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं, जो वेबसाइट्स फिशिंग की वेबसाइट्स होती होंगी या बहुत ज़्यादा सही वेबसाइट्स नहीं होती होंगी। तो ऐसे में फिर उनसे बचाने के लिए बेसिकली ये काम आता है, और आपकी डिटेल्स भी नहीं जाएगी, साझा नहीं होगी, और आपकी एक्सपोज नहीं होगी डिटेल्स, है ना। तो ऐसे में फिर ये अभी कार्ड टोकनाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंडेटरी अभी इसको नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, RBI। उसकी डेडलाइन भी 30 सितंबर तक कर दी गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, अब यहाँ पे एडिटोरियल वाले पार्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट केओस इन नरेगा। अब यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, NMMS। याद रखिएगा, मनरेगा को मॉनिटर करने के लिए एक नया ऐप बनाया है गवर्नमेंट ने। क्या नाम है इसका? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप बनाया है। अब ये नया एप्लीकेशन जो है, इट इज मीन्ट फॉर इंप्रूविंग द सिटीजन ओवरसाइट। तो सिटीजन्स का ओवरसाइट ज़्यादा रहे मनरेगा स्कीम के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहे, इसलिए मनरेगा वर्कर्स के लिए ये किया गया है। इसमें क्या होगा, मनरेगा मेट्स, याद रखिएगा, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ये लिखा है ना मनरेगा मेट्स को अपॉइंट किया जाएगा। मनरेगा मेट्स विल बी अपॉइंटेड, और ये जो रहेंगे लोकल विमेन रहेंगी पंचायत लेवल पे, जिनको सेलेक्ट किया जाएगा और ट्रेन किया जाएगा टू मॉनिटर द मनरेगा वर्क साइट्स। जो मनरेगा की वर्क साइट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए और उनको उनके ऊपर नज़र रखने के लिए मनरेगा मेट्स लाई जाएंगी। और ये जो मनरेगा मेट्स हैं, ये विमेन रहेंगी, लोकली पंचायत से ही सेलेक्टेड रहेंगी, और ये मनरेगा की जो वर्क साइट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखेंगी। फीचर का ऐप का मेन काम क्या है? मेन काम है इस ऐप का रियल टाइम फोटोग्राफ, जियो टैगिंग, अटेंडेंस सारे वर्कर्स की, है ना, जो कि हर हाफ में ली जाएगी, अटेंडेंस दोनों हाफ में ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये ऐप, वो क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने ये NMMS समझ लिया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, मनरेगा मेट्स आपने समझ ली, और ये काम क्या करेगा ऐप वो समझ ली। अब सबसे पहली चीज़ अगर आप देखो तो ये है कि आप बोल रहे हो कि ऐप यूज़फुल रहेगा मॉनिटरिंग एंड अटेंडेंस के लिए। अब देखो, जो मनरेगा का काम है, मनरेगा का काम इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है काम करने की। अभी तक यही था कि आपको काम करना था, कोई फिक्स्ड आवर्स आपको नहीं थे, आपको हाँ काम ज़रूर करना टाइम में, लेकिन आपको कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, और ये सारी चीज़। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो अभी मनरेगा में थी, लेकिन जैसे ही आपने अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी वर्क साइट पे ये सब के, तब आपको पूरा दिन वर्क साइट पे रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी देयर इन द थ्रू आउट द एंटायर डे, है ना। तो अब जो मनरेगा के वर्कर्स रहेंगे उनको काफ़ी तकलीफ आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मनरेगा में मोस्टली काम करने वाले लोग थे उसमें बहुत सारी विमेन भी थी। विमेन्स घर के भी चोर्स करती हैं, घर के काम करती हैं, है ना, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, बहुत सारे काम हैं। तो अब गांव लेवल पे भी यही हो जाएगा कि विमेन को भी अगर मनरेगा में काम करना है, सैलरी चाहिए, तो उनको 2 बार पहले आके अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी, या तो वो फिर वापस जाके घर से काम करके आएँ, या फिर वो दिन भर घर में रहें और घर का काम फिर बाद में जाके करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तीसरा, ये देखो आप समझो, तीसरा जो इशू है ये है कि NMMS ऐप जो है उसके लिए आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड चाहिए, मतलब सारा दिन नेट आता रहे तभी तो हो पाएगा।
अब क्या इंडिया में हर जगह क्या इंटरनेट पूरा है? मतलब आप अगर अच्छी सिटी में है, टियर 1 सिटी में है और आपने 5G लगवाया तो भी आपको पता होगा कि आपका इंटरनेट कभी कभी नहीं आता है। तो ऐसे में विमेन और वो भी गांव में कैसे परेशान रहेंगी, और वहाँ पे अगर इंटरनेट नहीं आया, अटेंडेंस नहीं लगा पाए तो लॉस ऑफ वेजेस होगा उनका। फिर उसके बाद आप देखिए एक और प्रॉब्लम आएगी, जो फिजिकली थोड़ा डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आएगी अटेंडेंस मार्क करने में। इनफैक्ट तमिलनाडु में देखा भी गया, न्यूज़ क्लिक नाम की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया भी गया कि जो तमिलनाडु में इस तरह के डिफरेंटली एबल्ड लोग थे वो अटेंडेंस मार्क करने में प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। अब जैसे मेट की आपने बात की, मनरेगा मेट्स को भी प्रॉब्लम है। आपने बोला कि इसमें मोस्टली वुमेन को लाया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने कंडीशन लगा दी ऐप की और उसकी, इसका मतलब है कि उनको अपना स्मार्टफोन लाना पड़ेगा, है ना। जब वो अपना स्मार्टफोन खरीदेंगी तब उनको आना पड़ेगा, तो बहुत सारी महिलाएं इसमें छूट जाएंगी। इसके अलावा आपने ये कहा, जो मेट्स हैं, मेट्स ने भी बताया कि ऐप के लिए कोई प्रॉपर बहुत ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है। अब जब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है तो फिर कैसे काम होगा? दूसरी चीज़, ट्रेनिंग कौन देगा, कितने ज़्यादा वो अकस्टम्ड है? भाई गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐप मोबाइल खुद ही नहीं जानते हैं, तो इनको ट्रेनिंग देने के लिए आप कहाँ से लाओगे? फिर एक और प्रॉब्लम इसमें यह है कि ऐप का जब पायलट किया गया उसमें बहुत सारी एरर्स हैं। मतलब कई बार रजिस्टर ही नहीं कर रहा, कई बार टाइम ही नहीं ले रहा, कई बार डेटाबेस से चला जा रहा है, तो बहुत सारे ऐप देखने को मिले हैं। इसके बाद लास्ट जो ऑथर ने कहा है वो है कि इसमें बहुत सारा करप्शन है मनरेगा में, और ऐप में कोई ऐसा स्टैंडर्ड या कोई ऐसा फीचर नहीं है जिससे कि वो करप्शन को रोक सके, ठीक है ना। ऑथर ने वे फॉरवर्ड जरूर बताई है। ऑथर ने कहा कि भाई आप सोशल ऑडिट करो ना, सोशल ऑडिट ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा कारगर है, सिटीजन सेंट्रिक होता, आप सिटीजन्स को एम्पावर करिए। रादर देन दिस बिलीविंग ऑन सम टेक्नोलॉजी और सम ऐप, यू शुड गो फॉर द सोशल ऑडिट्स एंड सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस आप बनाओ। उसके बेसिस में लोकल राइट्स आप वो इंड्यूस करो, उसके बेसिस पे आप इन सबको मॉनिटर करो। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लिविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।